नमस्कार दोस्तों, दीपक की पाठशाला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे प्राकृत भाषा के बारे में, जो कि पहली सदी ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक चली। और इससे पहले हम कुछ जानेंगे पाली भाषा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे रह गए थे। कुछ हमारे दोस्तों का कहना आया था कि सर पाली भाषा की जो उत्पत्ति है उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और हो सकते हैं क्या। तो हमने फिर उस पर गौर करके क्या आपके लिए फिर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं जो पूछे जा सकते हैं, अक्सर आते रहते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि पाली भाषा की जो उत्पत्ति के बारे में कुछ विद्वानों के अपने अपने मत हैं, जिन्होंने पाली भाषा की जो उत्पत्ति माना है, जिसमें से प्रमुख देखिए हम तो यहाँ सिद्धार्थ जो भिक्षु है, जिनका जो नाम था गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है। और गौतम बुद्ध की अगर अपन बात करें तो उन्होंने क्या है, जो पाली शब्द जो है ये इसकी उत्पत्ति काहे से माना है, पाठ से क्या बना, पाल बना, फिर पाल से क्या बना, पाली बना, और इस प्रकार से ये इसका परिवर्तित रूप हो गया पाली। तो यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों, पाली के शब्द की बात हो रही है यहाँ पर। तो भिक्षु जो सिद्धार्थ हुए गौतम बुद्ध, उन्होंने इस प्रकार से पाली जो आई, किस प्रकार से यहाँ पर उसका विकास हुआ या नाम दिया गया, ये बतलाया गया है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखते हैं पाठ से पाल्य हुआ। उस समय जब पाली भाषा चलती थी तो ल इस तरह से लिखा जाता था, ठीक है। तो पाल के बाद पाली हुआ, और पाली के बाद वो अपना रूप बदल करके इस तरह का ल प्रयोग होने लगा, और इस तरह से पाली आपका भिक्षु सिद्धार्थ के माध्यम से ये पाली इस तरह से अर्थ में प्रयुक्त हुआ। उसके बाद यदि हम अगर बात करें तो महत्वपूर्ण है दोस्तों उदय नारायण तिवारी, जो कि उदय नारायण तिवारी जी हैं। इनके अनुसार भी कभी कभी पूछ लेता है कि पाली शब्द का जो अर्थ है उदय नारायण तिवारी जी ने किस प्रकार से लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पा, फिर यहाँ पर पा से बना है पा धन णीय, धन ली, और इस प्रकार से ये पाली शब्द की उत्पत्ति नारायण तिवारी जी ने बतलाई है। ये दो प्रमुख ऐसे नाम हैं विद्वानों के जिनके माध्यम से प्रश्न पूछने की संभावना बनती है। फिर इसके बाद में आ जाते हैं संस्कृत का अपभ्रंश पाली भाषा को माना जाता है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि यहाँ पे आइए फिर संस्कृत की बात की। संस्कृत का जो अपभ्रंश है किसको माना जा रहा है, पाली भाषा को माना जा रहा है। अब बात आ जाती अपभ्रंश की, तो इसके बाद जब प्राकृत भाषा के बाद हम पढ़ेंगे अपभ्रंश की। तो अपभ्रंश का जो अर्थ होता है एक प्रकार से गिरा हुआ, या तो इसका दूसरा शाब्दिक अगर अर्थ देखें उस समय पतन, या फिर भ्रष्ट या विभ्रष्ट, अलग अलग विद्वानों ने क्या इसको अलग अलग नाम दिया हुआ है। मतलब जो भाषा टूट कर बनी है या भ्रष्ट हो गई है, इस प्रकार से इस अर्थ में लिया जाता है। तो वहाँ पर क्या हो जाता है, अपभ्रंश मतलब परिवर्तित रूप। तो इसको हमको बहुत अच्छे से समझना है दोस्तों, क्योंकि ये जो है बहुत सारे प्रश्नों में बदल बदल करके आपको घुमा फिरा करके पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ पूछ लिया है संस्कृत का अपभ्रंश किसको माना गया है, पाली भाषा को माना गया है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर ये संस्कृत का अपभ्रंश पूछा है, इसको यदि प्रश्न में ये भी पूछ सकता है कि पाली भाषा का अपभ्रंश, तो पाली भाषा का अपभ्रंश क्या है दोस्तों, प्राकृत भाषा। अब प्राकृत भाषा का अगर अपभ्रंश पूछ लिया तो प्राकृत भाषा का अपभ्रंश हो जाता है अपभ्रंश भाषा। अब अपभ्रंश जो भाषा हो गई, तो इसका क्या अपभ्रंश हुआ, अपभ्रंश क्या कहलाता है, अवहट्ट कहलाता है। मतलब जो बिगड़ा हुआ रूप। अपभ्रंश का मतलब अपन ये भी ले सकते हैं बिगड़ा हुआ रूप। अनेक विद्वानों ने इसको अलग अलग नाम दिए हैं, और अपभ्रंश का जब हम वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे उस समय इसका पूरा डिटेल से अध्ययन हम करेंगे। तो
तो यहाँ पे संस्कृत का जो अपभ्रंश है क्या है, पाली भाषा को माना जाता है। यानी जब संस्कृत थी तो संस्कृत क्या हुआ कि उस समय विद्वान या फिर जानकार लोग ही बोल पाते थे, और उस समय की जो आम जनता थी उतना संस्कृत का उपयोग नहीं कर पाती थी बोलचाल की भाषा में। और जब वो बोलचाल की भाषा में नहीं कर पाती थी तो कहीं ना कहीं क्षेत्र बड़े होते हैं, उनका एरिया अपना बड़ा होता है, अलग अलग जगह में अलग अलग शब्दों का उच्चारण होता है। तो उस समय क्या हुआ करता था कि संस्कृत जब सभी लोग एक जैसे नहीं बोल पाते थे तो कहीं उसका बिगड़ा हुआ रूप हो जाता था, और वही बिगड़ा हुआ रूप अपभ्रंश कहलाता था। जैसे संस्कृत में वैदिक संस्कृत हुई, उस समय वेद पुराणों की रचना हुई, और वेद पुराणों की रचना की जो भाषाएं थी सभी को नहीं बनती थी। तो उस समय जनसाधारण में क्या हुआ करती थी कि आपस में जो बातचीत होती थी वो वैदिक संस्कृत में ना होकर के क्या है, लोगों की जनमानस में जो पटल में या फिर आपस में जो बातचीत करते थे वो संस्कृत कहलाई लौकिक संस्कृत। और लौकिक संस्कृत में फिर आपका रामायण लिखी गई, फिर आपका महाभारत लिखी गई। इस तरह ग्रंथों की रचना बिगड़े हुए रूप में होने लगी। तो वैदिक संस्कृत से बिगड़ करके या अपभ्रंश वैदिक संस्कृत का क्या बना, लौकिक संस्कृत, मतलब जो जनसाधारण की भाषा बनी। फिर वही लौकिक संस्कृत आगे चल करके पाली भाषा में परिवर्तित हो गई। तो यही हम कह सकते हैं कि संस्कृत का जो अपभ्रंश रूप है पाली भाषा में हमको देखने को मिल रहा है। अब पाली भाषा भी एक समय काल तक चली, जैसा कि आप देख सकते हैं कि पाली भाषा जो चली आपको मालूम है कि 500 ईसा पूर्व से पहली सदी तक चली। फिर एक समय के बाद में पाली भाषा भी जनसाधारण में बोलने में असमर्थ होने लगे लोग, तो वह भी क्या हो गई, एक दूसरे से जब जनसाधारण में बातचीत के तौर पे कठिन होने लगी तो उसका भी बिगड़ा हुआ रूप, मतलब अपभ्रंश रूप निकल के सामने आया, जो प्राकृत भाषा के रूप में आया। और प्राकृत भाषा फिर पहली ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक चली। अब इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि पाली भाषा का जो समय है और प्राकृत का समय है तो एक समाप्ति की ओर है। पाली भाषा जो चली आपकी पहली सदी ईस्वी तक, लेकिन उस समय भी जो रचनाकार हुए पहली सदी ईस्वी में या दूसरी सदी ईस्वी में भी उसका महत्व था, वो भाषा थी। कोई भी भाषा जो होती है दोस्तों एकाएक परिवर्तित नहीं होती, या कोई भी भाषा हम यूँ कहें कि अचानक किसी भाषा का जन्म नहीं होता, और कोई भी भाषा अचानक समाप्त नहीं होती, धीरे धीरे उसका विकास होता है। उसी प्रकार से क्या होता है कि धीरे धीरे कोई भी भाषा जो होती है समाप्ति की ओर होती है, और उसी तरह से वो भाषा रूपांतरित होकर के फिर नई भाषा या फिर नए परिवेश में जो उस समय का वातावरण रहता है उस समय के हिसाब से ढल जाती है, और फिर वो धीरे धीरे विकसित होती है। उसी प्रकार से हम आगे देखते हैं दोस्तों। फिर जो पाली भाषा है, पाली भाषा का क्षेत्र किसे माना जाता था उस समय, पाली भाषा का क्षेत्र मध्य प्रदेश की बोली के रूप में सर्वसम्मति से माना गया था। मध्य प्रदेश को मध्य देश भी कहा जाता था, और उस समय पाली का जो क्षेत्र माना जाता था मध्य देश या मध्य प्रदेश। कभी कभी ये पूछ लेगा कि पाली भाषा का जो उस समय का जो क्षेत्र था या प्रदेश था या देश था कौन सा था, तो मध्य देश, जो कि वर्तमान में आज मध्य प्रदेश के रूप में आपके सामने में है। तो ये उस समय की बात है दोस्तों जब पाली का समय था। और फिर आगे चलते हैं। पाली भाषा का अर्थ अगर हम देखते हैं तो पाली भाषा का जो अर्थ है बुद्ध के वचनों से लिया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बुद्ध के जो वचन हैं उनके द्वारा रचित ग्रंथ त्रिपिटकों में हुआ है। हमने त्रिपिटकों की संख्या देख लिए हैं, त्रिपिटकों की संख्या 3 है, वो भी हमने आपको पढ़ा दिए हैं। इसके बाद आज हम अध्ययन करने वाले हैं प्राकृत भाषा का, जो कि जिसका समय काल है पहली ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी। अब हमको ये देखना है दोस्तों, जब पाली भाषा का समय था तो बुद्ध के वचन आए, उस समय पाली भाषा प्रचलित थी। जब प्राकृत भाषा आई तो प्राकृत भाषा का जो अगर हम बात करें तो पाली भाषा का जो अपभ्रंश रूप है यानी बिगड़ा हुआ रूप क्या कहलाएगा दोस्तों, प्राकृत भाषा कहलाएगा। ठीक है।
अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि जो प्राकृत भाषा हुई ये जैनों की भाषा थी, जैन धर्मावलंबियों की भाषा थी। तो यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं दोस्तों। तो जैनों की क्या भाषा थी? जो जैन मुनि हुआ करते थे उन्होंने प्राकृत भाषा को अपनाया, और उस समय जो लोगों में प्रचलित भाषा क्या थी, जन भाषा के रूप में ये क्या होने लगी, विकसित होने लगी। धीरे धीरे इसका विकास होने लगा और इसी को प्राकृत भाषा का नाम दिया गया। फिर आपको जैनों में जो भी ग्रंथ रचित हुए वे सभी ग्रंथ या तो रासक नाम से रचित हुए या तो रास शब्द के नाम से प्रयोग होने लगे। मतलब जो रचनाएं थी उनके अंत में रासक शब्द या रास शब्द का प्रयोग होता था। इसके बारे में जब हम जैनों के बारे में इनका पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे, उसका एक अलग से वीडियो बनाएंगे दोस्तों। उसमें उनके ग्रंथों और रचनाकारों का पूरा आपको वर्णन मिलेगा, विस्तार से हम पढ़ेंगे। अभी हम देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि प्राकृत भाषा से बनते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं नमी साधु, जो कि जैन साधु हुआ करते थे या जैन मुनि हुआ करते थे, उनके अनुसार अगर हम बात करें तो जो प्राकृत का अर्थ है पहले से बनी हुई भाषा से लिया जाता है। मतलब प्राकृत मतलब यहाँ पर नमी साधु के अनुसार क्या है, प्राकृत का मतलब पहले से बनी भाषा, मतलब जो पहले से ही बन चुकी है भाषा, उसको इन्होंने नाम दिया है पहले से बनी हुई भाषा। कभी कभी ये पूछ लेता है कि प्राकृत का अर्थ किससे लिए जाता है, ऑप्शन में या विकल्प में दिया रहेगा पहले से बनी हुई भाषा से लिया हुआ जाएगा। फिर इसमें दूसरा आपका प्रश्न है दोस्तों, प्राकृत भाषा को द्वितीय प्राकृत भी कहा जाता है और साहित्यिक प्राकृत भी कहा जाता है। यहाँ ध्यान देना है दोस्तों कि प्राकृत को दूसरे नामों से कौन कौन से नामों से जाना जाता है। प्राकृत को द्वितीय प्राकृत या साहित्यिक प्राकृत के भी नाम से जाना जाता है। जैसे आपको मालूम है कि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं को 3 भागों में विभाजित किया गया है, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। तो इनमें पाली को प्रथम प्राकृत माना है, प्राकृत को द्वितीय प्राकृत माना है और अपभ्रंश को तृतीय प्राकृत माना गया है। फिर अपन आगे चलते हैं दोस्तों। हेमचंद्र के अनुसार, ये प्राकृत के बहुत प्रसिद्ध ग्रंथकार हैं, तो हेमचंद के अनुसार प्राकृत का जन्म कहाँ से माना गया है, संस्कृत से ही माना जाता है। और दोस्तों एक सर्वसम्मत मत ये भी है कि संस्कृत से ही प्राकृत का जन्म हुआ है। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको बताना बहुत ज़रूरी है। और एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि किसके अनुसार, यहाँ हेमचंद्र के अनुसार प्राकृत का जन्म कहाँ से हुआ माना जाता है, संस्कृत से हुआ है ऐसा माना जाता है। ठीक है। फिर जैन साहित्य, इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है और वो नाम क्या है दोस्तों, आगम साहित्य। जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है, आगम साहित्य के नाम से जाना जाता है। फिर हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि आपने पहले भी देखा होगा उस समय संस्कृत भाषा की जब बात चलती थी उस समय पाणिनि का नाम आता था, जो कि एक बहुत पहुँचे हुए और प्रसिद्ध क्या थे, व्याकरणकार थे। उन्होंने भी बहुत अच्छी रचनाएं की है। और यहाँ पर हेमचंद को प्राकृत का पाणिनि क्यों कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने प्राकृत व्याकरण की रचना की है। जो व्याकरण ग्रंथ रचा है दोस्तों वो प्राकृत भाषा में रचा है, इस कारण से उन्हें हेमचंद को प्राकृत का पाणिनि भी कहा जाता है, उनको संज्ञा दी जाती है। इसका आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार आते रहता है दोस्तों। फिर यहाँ पर बात हो रही है वररुचि, जो कि 7वीं शताब्दी के आचार्य हुआ करते थे और इनकी भी क्या रचना है, प्राकृत प्रकाश। तो प्राकृत का सर्वप्रथम ग्रंथ जो वररुचि के ही माध्यम से लिखा गया है, जिसका नाम है प्राकृत प्रकाश। और कब के हैं ये आचार्य, 7वीं शताब्दी के हैं। और इनका जो ग्रंथ है इसमें कितने परिच्छेद हैं, 12 परिच्छेद हैं। कभी कभी ये पूछ लेता है कि वररुचि के प्राकृत प्रकाश में कितने परिच्छेद हैं, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों 12 परिच्छेद हैं। ठीक है। फिर इसके बाद में अगला प्रश्न है
आचार्य दंडी ने हेमचंद्र की रचना, किसकी रचना? हेमचंद की रचना चुलिका पैसाची को क्या कहा है? भूत भाषा कहा है। भूत भाषा किसने कहा है? आचार्य दंडी ने कहा है। और किसकी रचना को कहा है? हेमचंद्र के द्वारा जो रचित रचना है, और वो रचना का नाम क्या है? चुलिका पैसाची। इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अब प्राकृत भाषा से रिलेटेड और महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, और बहुत आराम से पढ़ेंगे, बहुत ही धीरे धीरे पढ़ेंगे। जितने भी प्रश्न प्राकृत भाषा से बनेंगे उन सभी का अध्ययन हम करेंगे दोस्तों। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, पसंद आया है, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।